नमस्कार मित्रों। आज एक नए बिंदु पर शानदार जिससे भाषा की शुरुआत होती है, व्याकरण की शुरुआत होती है, उस पर हम बात करने जा रहे हैं। चलिए आज बात करते हैं मित्रों वर्ण विचार पर। दोस्तों एक ऐसा शानदार बिंदु हमारे सामने जिस पर हम आज बात करेंगे वो है हमारा वर्ण विचार। देखिए किसी भी भाषा की अगर व्याकरण की मैं बात करूं तो शुरुआत होती है वर्ण से, क्योंकि जब भाषा बनेगी तो भाषा के लिए काम आएगी ध्वनि, और जब हम ध्वनि का उच्चारण करेंगे तो वो एक रूप होगा, उसे हम क्या कहेंगे, वर्ण कहेंगे। आज मित्रों कुछ विशेष बातें मैं आपके साथ में करने जा रहा हूं जिससे हम एक भाषा की एक व्याकरण की जो प्रारंभिक अवस्था होती है जिसे हम कहते हैं मूल रूप से जानना, वहां से आज हम बात शुरू करने वाले हैं। काफी आगे के बिंदु जो हमने पढ़े हैं आज हम वो बात करने जा रहे हैं जिन पर वो सारे बिंदु टिके हुए हैं। देखिए दोस्तों एक भाषा क्या होती है, एक व्याकरण क्या होती है, वर्ण क्या होते हैं, अक्षर क्या होते हैं, शब्द क्या होते हैं, वाक्य किसे कहते हैं, और सबसे बड़ी बात लिपि किसे कहते हैं। इन तमाम बातों के जो हमारी विभिन्न परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं उन पर हम आज इस वर्ण विचार बिंदु से बात करेंगे। देखिए दोस्तों मुख्य रूप से हमारे व्याकरणों ने व्याकरण को 3 भागों में बांटा है। कौन कौन से? सबसे पहला जो है वो है हमारा वर्ण विचार, उसके बाद में जो भाग है वो है शब्द विचार। कौन सा है मित्रों? शब्द विचार। और जो आखिरी तीसरा भाग है जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है वाक्य विचार। देखिए मित्रों इन 3 भागों के आधार पर हमारी समस्त व्याकरण जो है वो टिकी हुई है। आरंभ जो होता है वो वर्ण से होता है, मध्य जो है वो शब्द है, और किसी भी भाषा का जो पूर्ण रूप है वो निखर करके आता है एक वाक्य में, क्योंकि ना तो पूर्ण इकाई वर्ण है ना ही शब्द है। पूर्ण इकाई जब किसी भाषा को हमें अच्छे तरीके से जानना है तो उसके लिए हमें किसका अध्ययन करना पड़ेगा, वो है वाक्य विचार। क्या है मित्रों? वाक्य विचार। तो चलिए आज बात करते हैं हम इन्हीं 3 बिंदुओं के आधार पर। देखिए मित्रों सबसे पहले बात करते हैं हम भाषा किसे कहते हैं। सबसे आसान जो शब्द है हमारे सामने लिखा हुआ, बचपन से हम सुनते आ रहे हैं और मैं समझता हूं काफी सारा इतना जो आपने देखा है पढ़ा है उसमें आपको पता चल गया होगा कि भाषा किसे कहते हैं। देखिए एक हमारे संस्कृत का धातु रूप है भाष, उससे ही मूल बना हुआ है हमारा भाषा। भाष का अर्थ होता है बोलना या कहना। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ मित्रों कि जो भी हम बोलते हैं, जो भी हम कहते हैं वो एक तरीके से क्या है, भाषा है। क्या है मित्रों? भाषा है। लेकिन मनुष्य ने सिर्फ कहना या बोलना ही भाषा नहीं समझा है। मनुष्य ने क्या कहा कि जो हमारे मस्तिष्क के अंदर विचार हैं उन विचारों को हम जब आदान प्रदान करते हैं, उन विचारों को जब हम बोलते हैं तो वो ही भाषा के अंतर्गत आएगा। तो देखिए मित्रों ये तो हो गई हमारी भाषा, यानी कि कहना, जो भी हम बोलते हैं वे माध्यम जिसके आधार पर मनुष्य अपने भावों का आदान प्रदान करता है, अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, वो माध्यम क्या कहलाएगा? भाषा कहलाएगा। क्या कहलाएगा मित्रों? भाषा कहलाएगा। एक तरीके से मैं ऐसे कह सकता हूं कि भाषा क्या है? एक चलती फिरती गाड़ी है मित्रों। क्या है? एक चलती फिरती गाड़ी है जो क्या करती है, इधर से विचार लेती है और इधर से विचार लेती है। ये है विचार और ये भी है विचार। ऐसे समझ लीजिए कोई 2 वस्तुएं हैं, इन 2 वस्तुओं को कभी ये गाड़ी जब इधर आएगी तो इधर से भर के इधर से ले जाएगी और इनको दे देगी, और यहां से भरेगी और इधर ले जाके दे देगी। तो इस गाड़ी ने क्या किया मित्रों? इस गाड़ी ने इस सामान को इधर भेजा है और इस सामान को इधर भेजा है। तो इस गाड़ी को हम एक तरीके से क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं इसको माध्यम। क्या कह सकते हैं मित्रों? माध्यम कह सकते हैं। तो भाषा क्या है? विचारों का आदान प्रदान करने का एक सशक्त माध्यम है। क्या है मित्रों? सशक्त माध्यम है। चलिए आगे बात करते हैं। ये तो हुई भाषा की बात। परिभाषाएं आपको अनेक रूपों में आती है, ये हमें अच्छे तरीके से ज्ञात है। वैसे भी अगर नहीं आई तो मैंने 2 बार बोल दी है, आप लिख सकते हो उसको रोक करके। अब आगे बात करते हैं। देखिए भाषा के बाद में जो सबसे बड़ी बात आती है, भाषा का आधार क्या है, भाषा किस पर टिकी हुई है। ध्यान दीजिएगा मित्रों, मैं यहाँ पे सिर्फ हिंदी भाषा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूं भाषा की। कोई भी भाषा है उसका आधार क्या है। जब आपको भाषा का स्वरूप जो है अनेक सारे लोगों के साथ प्रस्तुत करना है, अनेक सारे लोगों को बताना है, तो उसका एक आधार क्या होगा?
उसका हमारे सामने आधार है वो है लिपि। क्या है मित्रों? पहला भाग हमारा भाषा, उसके बाद हम किसका अध्ययन करेंगे, वो है हमारी लिपि। बात चल रही है लिपि किसे कहते हैं। तो देखिए मित्रों, कोई भी भाषा है, जब हम बोलेंगे तो उसका हम कितना विस्तार कर पाएंगे, उसे कितने दिन सुरक्षित रख पाएंगे। तो सबसे पहली बात यह आती है कि लिपि का विकास क्यों हुआ। लिपि का विकास हुआ भाषा को सुरक्षित रखने के लिए, भाषा को सहज करने के लिए और भाषा का विस्तार करने के लिए लिपि का विकास हुआ। क्योंकि मित्रों, अगर हम कोई बात बोलेंगे वो 2 दिन, 10 दिन, 12 दिन, ज्यादा से ज्यादा महीना, मतलब कितने दिन मान लो आप, उसका अंत निश्चित हो जाएगा, वो ज्यादा लोगों तक पहुंच नहीं पाएगी। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं जो वास्तविक रूप होगा वो लोगों के सामने नहीं जाएगा। मैं बोलूंगा, उसको आप जोड़ तोड़ करके कुछ अलग बताओगे तो उसका वास्तविक रूप नहीं रहेगा, मूल रूप नहीं रहेगा। तो भाषा के मूल रूप को विद्यमान रखने के लिए, या आप ऐसे कह सकते हैं मूल रूप को, शुद्ध रूप को उपस्थित करने के लिए किसका विकास हुआ, लिपि का विकास हुआ। अब बात यह आती है कि लिपि कैसे सुरक्षित रखेगी, तो हमें यह जानना पड़ेगा लिपि कहते किसे। लिपि का मतलब है दोस्तों वर्ण चिन्ह, संकेत चिन्ह कह सकते हो या फिर आप वर्ण चिन्ह कह सकते हो। साधारण भाषा में हमें समझना है, ज्यादा उलझन में नहीं जाना है। वर्ण चिन्ह का क्या मतलब हो गया मित्रों, जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पे, देखिए ये भाषा ही लिखा है, इसको लिखने का जो मैंने बोला भाषा, वो क्या है, वो एक भाषा है। जैसे कि मैंने एक शब्द बोला विचार, अब इसको जब मैं बोलूंगा तो ये क्या रहेगी, ये भाषा रहेगी। अब मैं जब इसको लिखूंगा वो एक लिपि रहेगी। जैसे कि देखिए, अब इस नाम को मैं, विचार को अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो ये क्या हो गई, ये लिपि हो गई। अब ये कौन सी लिपि है मित्रों, ये है हमारी देवनागरी लिपि। कौन सी है मित्रों, देवनागरी लिपि। यहीं से आपको स्पष्ट करना है कि जो आपके द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा, कौन सा, कि भाषा और लिपि में अंतर बताओ, वही मैं स्पष्ट करने जा रहा हूं कि भाषा क्या होती है और लिपि क्या होती है। जो हम बोलते हैं वो है भाषा, बोलने का संबंध है भाषा से और लिखने का संबंध है लिपि से। जो हम बोलते हैं वो भाषा है और जो हम लिखते हैं वो लिपि है। जैसे कि मैंने एक शब्द बोला राम, देखिए मित्रों मैंने एक शब्द बोला है राम, अब जब तक मैं इसको बोलूंगा ये भाषा रहेगी। अब मैं लिपि कौन सी उपयोग में ले रहा हूं ये भाषा पर निर्भर नहीं करता है। जैसे कि मैंने राम को ऐसे लिखा है तो ये तो क्या हो जाएगी, हमारी देवनागरी लिपि हो जाएगी, तब इसमें भाषा हो जाएगी हमारी हिंदी। लेकिन यदि इस राम शब्द को मैंने ऐसे लिख दिया RAM, तो मित्रों भाषा तो इसमें राम ही, राम की जो भाषा है वो हिंदी ही रहेगी। लेकिन RAM लिखने पर यहाँ पे लिपि कौन सी हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी रोमन लिपि। कौन सी हो जाएगी मित्रों, रोमन, जो आपकी अंग्रेजी भाषा में चलती है। तो आप स्पष्ट रूप से यहाँ पे समझ गए होंगे कि भाषा का संबंध है बोलने से और लिपि का संबंध है लिखने से। कई बार हम उठपटांग में या जल्दबाजी में जवाब देते थे कि ये क्या है, कि ये तो हिंदी भाषा है। मित्रों ये हिंदी भाषा नहीं है, भाषा तो जब हम बोलेंगे तब होगी, ये तो लिपि है, देवनागरी लिपि है हमारी। तो आज के बाद हमें ये ध्यान रखना है कि जो भी हमारे सामने लिखा हुआ रहता है वो भाषा नहीं, वो लिपि है। अब लिखा हुआ किसमें है, हाँ ये लिपि देवनागरी लिपि है और हिंदी भाषा जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अब यदि इस राम को ऐसे लिख दोगे आप तो ये क्या हो जाएगी, हमारी भाषा तो हिंदी ही रहेगी लेकिन लिपि कौन सी हो जाएगी, रोमन हो जाएगी। जैसे कि देखिए एक छोटा सा वाक्य लेता हूं मैं, उसी उदाहरण के आधार पर हम समझते हैं। देखिएगा, जैसे कि मैंने कहा कि मैं प्रवीण हूं, मैं एक वाक्य बोलता हूं मैं प्रवीण हूं। अब इसको मैं कैसे लिख रहा हूं, मैंने लिखा मैं प्रवीण हूं। अब देखिए मित्रों भाषा का प्रयोग किया मैंने हिंदी का, और लिपि भी कौन सी है, हिंदी की लिपि हमारी देवनागरी। कौन सी है मित्रों, देवनागरी। अब यदि इसको मैं ऐसे लिखूं, जैसे कि हम आमतौर पर हमारी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे इस भाषा का प्रयोग करते हैं, जैसे कि मैं, अब आगे लिख दिया मैंने प्रवीण हूं। अब देखिए मैंने लिखा मैं प्रवीण हूं, भाषा कौन सी रही, वही रही हिंदी, लेकिन यहाँ पे लिपि कौन सी हो गई, लिपि हो गई रोमन। कौन सी हो गई मित्रों, रोमन। अब देखिए एक वाक्य और बोलता हूं, मैंने कहा आई एम प्रवीण। क्या कहा मित्रों, मैंने कहा आई एम प्रवीण। अब इस वाक्य को लिखता कैसा हूं मैं, वो निर्भर करेगा लिपि पर। जैसे कि मैंने लिखा
आई एम प्रवीण। ये क्या हो गया मित्रों, इसमें भाषा जो है आपकी वो अंग्रेजी है और लिपि कौन सी है, लिपि है देवनागरी। कौन सी है मित्रों, देवनागरी। जो लिखने का आधार है वो अक्षर किसके हैं, वो वर्ण किसके हैं, देवनागरी लिपि के। अगर इसी को मैं ऐसे लिखता आई एम प्रवीण, तो ये क्या हो जाता, ये लिपि कौन सी हो जाती है आपकी, रोमन लिपि हो जाती। कौन सी हो जाती है मित्रों, रोमन लिपि। तो उम्मीद करता हूं मैं कि आप भाषा और लिपि का जो पहला अंतर है हमारा वो आप समझ गए होंगे कि भाषा क्या होती है और लिपि क्या होती है। चलिए भाग 2 पर बात करते हैं। ये तो हुई मित्रों भाषा और लिपि की बात। अब हम बात करते हैं व्याकरण की। व्याकरण क्या होती है। एक बात मैं बताना चाहूंगा आपको कि हम वर्ण विचार से शुरू करते हैं। व्याकरण की शुरुआत वर्ण विचार से ही होती है और ये सारे बिंदु उसी के अंतर्गत हमें अध्ययन करने होंगे। आगे देखिए, अब व्याकरण क्या है। देखिए मित्रों, हर एक देश की, हर एक क्षेत्र की अलग अलग भाषाएं होती है, हर एक वर्ग की अलग अलग भाषा होती है। उस भाषा को व्यवस्थित रूप देना, उस भाषा को व्यवस्थित रूप देना, शुद्ध रूप देना, ये किसी का काम है। ये अगर कोई करता है तो वो है हमारा व्याकरण। क्या है मित्रों, व्याकरण। व्याकरण में आपको बता दूं एक शास्त्र है। क्या है मित्रों, शास्त्र है। और सबसे बड़ी जो हमारी भ्रांति है, कई दफा हो जाती है, हमें ध्यान रखना कि व्याकरण शब्द जो है उसका लिंग क्या है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। इस पर काफी ज्यादा विवाद रहता है, या मैं ऐसा कह सकता हूं कि असमंजस की स्थिति रहती है। तो हमें इस पर गौर करना है कि व्याकरण क्या है, एक शास्त्र है। व्याकरण होती है नहीं, व्याकरण होता है। व्याकरण की भाषा होती है ऐसे बोल सकते हैं हम, लेकिन व्याकरण होता है मित्रों, ये एक शास्त्र है। और व्याकरण शब्द जो है वो क्या है, हमारा पुल्लिंग शब्द है। क्या है मित्रों, पुल्लिंग शब्द है। तो इस पे आपको कभी गलती नहीं करनी है आज के बाद में। व्याकरण जो शब्द है हमारा वो पुल्लिंग है। व्याकरण एक शास्त्र है जिसके अंदर भाषा को शुद्ध करने के नियम लिखे गए हैं। एक ऐसा ग्रंथ, पुस्तक नहीं, एक ऐसा ग्रंथ, एक ऐसा शास्त्र जिसके अंदर भाषा को शुद्ध लिखने का, शुद्ध बोलने का ज्ञान लिखा हुआ है, नियम लिखे हुए हैं, उसको हम क्या कहेंगे, उसे हम व्याकरण कहेंगे। व्याकरण की परिभाषा क्या बनाएंगे, वह माध्यम जिससे हम शुद्ध बोलना, पढ़ना, लिखना सीखते हैं, वही तो व्याकरण है। तो व्याकरण क्या हो गया मित्रों, एक शास्त्र है और एक पुल्लिंग है, ध्यान रखना इस बात का। अब देखिए बना किससे है, इसमें एक संधि है, आपको पता हो तो, वे प्लस आकरण। अब देखिए इसमें भी एक आ हमारा उपसर्ग है और करण इसमें मूल शब्द है। तो देखिए जो विशेष रूप से शुद्ध करता है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि विशेष रूप से अच्छे तरीके से समझना ही व्याकरण है। विशेष रूप से किसी भाषा को समझना, या विशेष रूप से या अच्छे तरीके से किसी भाषा को समझना ही व्याकरण है। ये इसका टुकड़ा है, वी प्लस आकरण। संधि कौन सी हुई आप समझ गए होंगे। देखिए यहाँ पे था हमारा ह्रस्व ई और इधर मिला आ। तो नियम ये कहता है कि यदि ई के साथ में कोई अन्य स्वर मिलता है तो ये ई किस रूप में बदल जाती है, ये में बदल जाती है। और जब ऐसा नियम कहीं होता है, ऐसा परिवर्तन कहीं होता है, तो उस संधि का नाम है हमारे यण स्वर संधि। क्या नाम है मित्रों, यण स्वर संधि। तो ये तो हुआ व्याकरण शब्द का सामान्य परिचय। व्याकरण किसे कहते हैं ये भी हमें पता चल गया। तो हर एक भाषा की अलग अलग व्याकरण होती है, जैसे कि हमारी हिंदी की अलग है, संस्कृत की अलग है और अंग्रेजी की उससे भी अलग है। चलिए आगे बात करते हैं मित्रों। एक छोटी सी बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रश्न काफी जगह पूछा जाता है कि देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषाओं के नाम बताओ, कौन कौन सी होती है। तो देखिए मित्रों, एक सूत्र लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, आप उसको समझिएगा। देवनागरी ने हिम को कोने में धकेल कर संस्कृत को अपना लिया, संस्कृत को
अपना लिया। क्या लिखा मैंने मित्रों? देवनागरी ने हिम को कोने में धकेल कर संस्कृत को अपना लिया। अब इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो और दूसरा रूप ऐसे भी बोल सकते हो कि संस्कृत ने हिम को, जो आपको पसंद आए अच्छा लगे वैसे बोल सकते हो। ये एक याद रखने का तरीका है कि देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है। तो देखिए मैं आपको बताता हूं, यहाँ पे मैंने शब्द लिखा हिम। तो हिम में देखिए पहला ही का मतलब है आपकी हिंदी। कौन सी है मित्रों? हिंदी। 2 नंबर पे आपकी माँ, तो मैं का मतलब है मराठी। कौन सी है मित्रों? मराठी। अब देखिए आगे आया को, तो 3 नंबर पे जो है आपकी वो है कोंकणी। कौन सी है मित्रों? कोंकणी। चौथा है न। ध्यान रखिएगा कौन कौन से शब्दों का जो इसमें विवरण दिया गया है। एक तो है हिम, तो हिम का मतलब है, ही का मतलब हिंदी, मैं का मतलब मराठी, और को कोने में धकेल कर, तो कोने का अर्थ लेना। यहाँ पे को का मतलब कोंकणी, ने का मतलब नेपाली। कौन से मित्रों? नेपाली। और 5वीं हमारी संस्कृत। कौन सी है मित्रों? संस्कृत। तो ये 5 जो भाषाएं हैं वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। प्रश्न पूछा जाता है, आप ऐसे कह सकते हो, छोटी परीक्षाओं में पूछा जाता है, बड़ी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि कौन कौन सी भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो ये 5 भाषाएं जो है हमारी वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। चलिए आगे बात करते हैं। अब मित्रों बात करता हूं मैं हिंदी भाषा की। भाषा समझी हमने, व्याकरण समझी हमने, अब हम बात करते हैं हिंदी भाषा की। हिंदी भाषा आपको पता ही है, हमारी जो 22 बोलियां हैं उनका ही एक बना हुआ रूप है, जिसमें से विशेष रूप से हमारी खड़ी बोली, ब्रज और उर्दू का मिश्रित रूप जो है वही है हमारी जो वर्तमान की हिंदी है, जिसे हम मानक हिंदी कहते हैं। तो मानक हिंदी का जो स्वरूप है वो किससे विकसित हुआ है? वो हुआ हमारा खड़ी बोली ब्रज के साथ में और फारसी की एक सुंदर छाया के साथ में विकसित हुआ है। तो इन तीनों का जब पुट मिला तब हमारी तैयार हुई भाषा हिंदी। वैसे हिंदी जो है एक तरीके से आप कह सकते हो शैली है, क्योंकि हिंदी किससे बनी है? उन 22 बोलियों को मिला करके बनी है हिंदी। चलिए आगे बात करते हैं। तो आज हम पहला बिंदु जो हमारी हिंदी का है वो पढ़ रहे हैं वर्ण विचार। चलिए बात करते हैं कि वर्ण किसे कहते हैं। देखिए मित्रों, जब हम वर्ण की बात करते हैं तो हमारे सामने 2-3 नाम और आते हैं। सबसे पहला वर्ण आ गया, दूसरा नाम आता है हमारे सामने ध्वनि। कौन सा आता है मित्रों? ध्वनि। तीसरा नाम देखिए, एक जो सबसे ज्यादा हमारे दिमाग में खटकता है वो है अक्षर, और उसके बाद में आता है शब्द। तो चलिए हम सबसे पहले इन पर बात करते हैं, उसके बाद में हम हमारे बिंदु को आगे बढ़ाते हैं। देखिए मित्रों, सबसे पहले बात करते हैं ध्वनि की। ध्वनि क्या होती है? तो मुख से जो भी हम उच्चारित करते हैं वो सारी की सारी क्या है? वो ध्वनियां हैं। जैसे कि अभी मैं बोल रहा हूं वो क्या है? वो ध्वनियां हैं। अब मैं क्या बोल रहा हूं? कौन सी ध्वनि बोल रहा हूं? जब उसी ध्वनि का एक व्यवस्थित रूप होता है तो वो क्या हो जाता है? वर्ण हो जाता है। तो हम सबसे पहले वर्ण की परिभाषा क्या रखेंगे कि मुख से उच्चारित ध्वनियों को वर्ण कहते हैं। पहली परिभाषा क्या रखेंगे? मुख से उच्चारित ध्वनियों को वर्ण कहते हैं। आप मुख से कुछ भी बोलोगे वो हमारा क्या होगा? वर्ण होगा। ध्वनि क्या है? ध्वनि तो सब ध्वनियां ही हैं। मुख से अगर आप बिना बोले जब गुनगुनाओगे तब भी वो क्या होगी? वो ध्वनि होगी। लेकिन ध्वनि को जब हम व्यवस्थित क्रम में बोलेंगे तो वो क्या हो जाएगा? हमारा वर्ण हो जाएगा। जैसे कि मैंने कह दिया, अभी मैं कुछ भी ऐसे बोल देता हूं तो ये क्या? ध्वनि तो होगी लेकिन वर्ण नहीं होगा। लेकिन अगर मैंने इसको व्यवस्थित रूप से बोल दिया, क, अ, आम, खाना, पीना, ये क्या हो गया? ध्वनियों का व्यवस्थित रूप है, तो इसको हम क्या कह देंगे? वर्ण कह देंगे। पहली परिभाषा। अब दूसरी परिभाषा क्या रखेंगे वर्ण की? कि भाषा का वह रूप, भाषा का वह रूप जिसके और अधिक टुकड़े नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? और अधिक टुकड़े नहीं कर सकते। एक नजरिए में हम यहां पे लिख सकते हैं कि भाषा की वह लघुत्तम इकाई जिसके और अधिक
और अधिक टुकड़े नहीं कर सकते। दो बातें बताइए इसमें मैंने आपको। क्या है? सबसे पहला तो भाषा का वह लघुतम रूप, उससे छोटा और कुछ नहीं हो सकता। वर्ण जो है वो सबसे छोटा रूप है, भाषा की सबसे छोटी इकाई। प्रश्न पूछा जाता है भाषा की सबसे छोटी इकाई, अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे बड़ी इकाई। ये तीन प्रश्न आपके सामने आएंगे, अभी इनका उत्तर मैं दूंगा आपको। तो देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगा? वर्ण। जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वो भी क्या है? वर्ण। अब दूसरा क्या है कि प्रश्न क्या बनेगा आपके सामने? भाषा की सबसे छोटी इकाई। देखिए, बिल्कुल छोटे प्रश्न हैं जो हमें पूछे जाते हैं और कई बार हम गलती कर बैठते हैं उनमें, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा मित्रों। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वो है हमारा वर्ण। क्या है मित्रों? वर्ण। लेकिन अगर आपको प्रश्न ऐसे पूछ लिया कि अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई, अर्थ के आधार पर, ध्यान दीजिएगा मित्रों, यहां पर मैं अ लिख रहा हूं, ऐसा थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आपको लिखने में थोड़ा परिवर्तन है। तो अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई पूछे तो वो हमारा क्या होगा? वो होगा हमारा शब्द। क्या होगा मित्रों? अगर भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछे तो वो है वर्ण, और अगर अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई तो वो है हमारा शब्द। और अगर हमें यह पूछ लिया कि अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे बड़ी इकाई, क्या पूछ लिया मित्रों? अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे बड़ी इकाई, तो वो हमारा क्या होगा? वाक्य होगा। क्या होगा मित्रों? वाक्य होगा। अर्थ के आधार पर सबसे छोटी वो है शब्द, और अर्थ के आधार पर सबसे बड़ी इकाई वो है वाक्य। तो ये तीन प्रश्न काफी बार पूछे जाते हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए आगे बात करते हैं। तो वर्ण किसे कहेंगे हम? जो हम बोलते हैं, जो हम मुख से उच्चारण करते हैं, वो हमारा है वर्ण। और परिभाषा क्या बनेगी इसकी? एक लघुतम इकाई है जिसके हम और अधिक टुकड़े नहीं कर सकते, तो वो क्या कहलाएगा? हमारा वर्ण कहलाएगा। देखिए, थोड़ी सी और बात करना चाहूंगा मैं इसके ऊपर। बात यह आती है कि वर्णों के जो प्रकार हैं वो कितने हमारे, कितने प्रकार की ध्वनियां होती है हिंदी में, कितने प्रकार के वर्ण होते हैं? तो देखिए, मुख्य रूप से जो ध्वनियां होती है वो होती है तीन। कौन कौन सी? इन पर आगे बात करेंगे, थोड़ी सी इसका विस्तार कर लेते हैं पहले हम। देखिए, मैं लिख रहा हूं यहां पे वर्णों के प्रकार। कौन कौन से प्रकार है मित्रों? आज तक जो आपने देखे हैं वही प्रकार है, कोई नए प्रकार नहीं है। तो देखिए, पहला जो प्रकार है हमारा वो है स्वर। दूसरा जो होगा वो क्या होगा? हमारा व्यंजन। और तीसरा जो सबसे कह सकता हूं मैं आपको समझने वाला है, ध्यान रखने योग्य है, उसे हम कहेंगे अयोगवाह। क्या कहेंगे मित्रों? अयोगवाह। ये तीन प्रकार की मुख्य रूप से ध्वनियां हमारे हिंदी भाषा में होती है। अयोगवाह में दो हैं। कौन कौन से? एक तो है विसर्ग की ध्वनि और दूसरा है अनुस्वार। तो देखिए, कई लोग अगर चार भी बताते हैं तो उसमें गलत नहीं है, क्योंकि चार भी भाग ऐसे कर सकते हो आपके, स्वर, व्यंजन, विसर्ग और अनुस्वार। अब कई लोग इसको तीन भी बोलते हैं, कैसे? स्वर, व्यंजन व अयोगवाह। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मित्रों, ये हुआ वर्णों का प्रकार। अब देखिए, एक बात बताना चाहूंगा मैं, यहाँ पे एक शब्द लिखा मैंने लघुतम। इसमें थोड़ा सा मैं बता देता हूं आपको। शब्द शुद्धि के आधार पर सेकंड ग्रेड में प्रश्न पूछा जाता है और पटवार में पूछा जाता है शब्द शुद्धि के आधार पर। ऐसे प्रश्न एसआई में अधिकतर पूछे जाते हैं। देखिए, एक शब्द है लघुतम और एक शब्द है लघुतम। अब आपसे पूछ लिया जाएगा, जैसे कि मैंने ये दोनों शब्द लिख दिए और शब्द शुद्धि में पूछ लिया, तो हम क्या करेंगे? जल्दबाजी में या तो इसको सही करेंगे या इसको सही करेंगे, या फिर दोनों को गलत कर सकते हैं। यानी कि हमारे सोचने का वहां पे क्या दायरा सीमित रह जाएगा। तो उसमें हमें थोड़ा सा बारीकी से अध्ययन करना पड़ेगा कि शब्दों को शुद्धि, अगर हमें शब्दों की शुद्धि जाननी है तो शब्दों को हमें बारीकी से पहचानना पड़ेगा, उनकी मूल जो अवधारणा उसको समझना पड़ेगा। क्या है? देखिए मित्रों, यहाँ पे ये जो तम है वो क्या है हमारा? वो प्रत्यय है जो अवस्था का बोधक है। आपके संस्कृत में क्या होता है? तर और तम, ये दो प्रत्यय क्या करते हैं? एक सामान्य अवस्था होती है जब हम विशेषण
पढ़ते हैं तो हम देखते ही हैं, हमने विशेषण पहले पढ़े हैं, आप मेरे पिछले वीडियो में जाकर के देख सकते हैं और ये अवस्थाएं आपको उस समय पता चल जाएगी। एक होती है मूल अवस्था, एक होती है ये मध्यमा और ये उत्तरावस्था। तो देखिए जो बीच की अवस्था होती है उसके लिए हम लगाते हैं तर, और जो आखिरी अवस्था होती है उसके लिए लगाते हैं हम तर। जैसे कि मैंने बोला सबसे अच्छा, तो सबसे अच्छा के लिए हम लगाते हैं तम। तो यहाँ पे मैंने लिखा है लघुत्तम, तो इस तम का मतलब है सबसे छोटा। लघु तो है, लघु यानी छोटा, लेकिन तम लगा दिया तो सबसे छोटा, जिसको आप अंग्रेजी में शायद सुपरलेटिव कहते हो, आई डोंट नो, मेरे को पता नहीं है इसके बारे में, यानी कि सबसे छोटा। अब इसमें क्या हुआ मित्रों, लघुतम, इसमें देखिए मित्रों संधि है, इसमें संयोग है, कुछ नहीं है, प्रत्यय जुड़ा हुआ है तम, और सबसे जो आखिरी अवस्था है हमारी उत्तम अवस्था वो यहाँ पे बताइए। ये उत्तरावस्था है, मूलावस्था हमारी सामान्य होती है और ये उत्तम अवस्था होती है। तो ये उत्तम अवस्था का उदाहरण है, यहाँ पे तम लगा हुआ। अब देखिए लघुतम में क्या हुआ है, ये हमारा शब्द था लघु यानी छोटा, प्लस में क्या हुआ, जुड़ा है उत्तम शब्द। क्या जुड़ा मित्रों, उत्तम। तो लघुतम का मतलब क्या होता है, छोटों में जो श्रेष्ठ होता है उसे कहते हैं लघुतम, और ये लघुतम क्या है, जो सबसे छोटा है वो। तो देखिए इसका मतलब है सबसे छोटा, और इसका मतलब है छोटों में जो श्रेष्ठ है वो है लघुतम। तो दोनों में अंतर समझिएगा, और ये दोनों ही शब्द शब्द शुद्धि के तरीके से सही है मित्रों, इस बात का विशेष तौर से ख्याल रखना। 2 नंबर का प्रश्न आपके आएगा। चलिए आगे बात करते हैं। आगे बात करना चाहूंगा मित्रों, ध्वनि किसे कहते हैं। ध्वनि मैंने आपको पहले ही बता दिया, जो हम मुख से उच्चरित कुछ भी बोलते हैं वो हमारी ध्वनि होती है। तीसरी बात आती है हमारी, वो आती है अक्षर पर। किस पर आती है मित्रों, अक्षर पर। अक्षर किसे कहते हैं, तो देखिए मित्रों ज्यादा झंझट नहीं पालना में, सीधी सीधी बातें, जो मुख से बोलते हैं वो वर्ण है, और जब उन्हीं वर्णों को हम लिखित रूप देते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, अक्षर। तो हम एक तरीके से क्या कह सकते हैं कि वर्णों के लिखित रूप को, वर्णों के लिखित रूप को, वर्णों के लिखित रूप को अक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों, अक्षर कहते हैं। देखिए इसके लिए हमें पीछे ये समझना भी पड़ेगा कि लिखित रूप को अक्षर क्यों कहते हैं। देखिए हमारे ग्रामीण अंचल में हम ये कहते रहते हैं कि वो व्यक्ति साक्षर है, वो व्यक्ति निरक्षर है। तो देखिए क्या हुआ, शब्द था अक्षर, अक्षर में मैंने देखिए क्या जोड़ दिया, स। अब आप कहोगे स उपसर्ग, माफी चाहूंगा, स उपसर्ग नहीं है। स क्या है, उपसर्ग जैसा है, हमारा अव्यय है। क्या है मित्रों, अव्यय है, संस्कृत का अव्यय है। आगे हम बात करेंगे, जिसे हम अधिकतर क्या कहते हैं, जल्दबाजी में नाम ले लेते हैं उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग 22 ही हैं। स हमारा क्या है, वो हमारा अव्यय है। तो देखिए स जब जोड़ दिया इसके साथ में मैंने, तो ये क्या बन गया, ये बन गया साक्षर। इसका मतलब हुआ अक्षर सहित, यानी कि जिसको अक्षर का ज्ञान हो। तो अक्षर का ज्ञान होने से मतलब यानी कि जिसको भाषा लिखनी आती हो, वर्णों का लिखित रूप जिसे पता हो, वो होता है साक्षर। और जब हम इसी तरीके से क्या करते हैं, जो हमारा निर उपसर्ग है वो जब अक्षर के साथ में लगा देते हैं तो क्या बन जाता है मित्रों, बन जाता है निरक्षर। क्या बनता है, निरक्षर। तो निर बिना का अर्थ देता है, बिना का अर्थ है नहीं, बिना का अर्थ देता है। उपसर्ग प्रत्यय ऐसे ही काम करते हैं हमारे, ध्यान रखना आप। तो बिना का अर्थ देता है, तो मतलब जिसको अक्षर का ज्ञान नहीं है वो तो हो गया आपका निरक्षर। जैसे कि मैंने कहा कि मेरे दादाजी निरक्षर थे, तो इसका मतलब क्या हुआ, उनको बोलना नहीं आता था मित्रों, उनको बोलना आता था, समझना आता था, सिर्फ और सिर्फ जो बोलते थे हम उसको लिखना नहीं आता था, उसको लिखना नहीं आता था, इसीलिए हम उनको कहते थे निरक्षर। तो अक्षर का मतलब क्या हुआ, वर्णों का जो लिखित रूप है उसे तो हम अक्षर कहते हैं, इसीलिए तो हम इनको कहते हैं साक्षर, इसीलिए उनको कहते थे निरक्षर। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। इसके लिए देखिए एक दूसरी परिभाषा भी और चलती है, मैं बता देता हूं आपको, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति जो पढ़ाता है वो सोच समझ के कहीं ना कहीं मेहनत करके अध्ययन करके ही लाता है। कई परिभाषाएं ऐसे भी दी जाती है कि एक ही वायु के आघात में जब हम अनेक सारी ध्वनियों का उच्चारण करते हैं तो वो क्या कहलाता है, अक्षर कहलाता है। क्या कहलाता है मित्रों, अक्षर कहलाता है। तो वो भी एक तरीके से ठीक ही है, लेकिन मुख्य रूप से जो परिभाषा थी वो आपकी मैंने आपके सामने रख दी। अब देखिए एक दूसरा तरीका और भी है अक्षर को समझने का।
अक्षर में भी क्या हुआ मित्रों, मूल शब्द हमारा क्या है, वो है हमारा क्षर। क्या है, क्षर। क्षर नहीं बोलना है, क्षर नहीं होता है। हम देखिए हमारे थोड़ा सा बिहारी अंचल में थोड़ा सा हम बोल देते हैं, जैसे कि वहां पे इस क्षय को हम क्षय बोल देते हैं। तो ऐसी गलती नहीं करनी है, क्योंकि इसका जो शुद्ध रूप है अभी हम आगे पढ़ेंगे, ये किससे बनता है मित्रों, इससे बनता है। इसमें च और छ का तो कहीं उच्चारण नहीं है, तो हम गलती क्यों करें, हमें ये करना है। वहां थोड़ी जबान की शिथिलता की वजह से और अपने बोली के अंचल की वजह से ऐसा बोल दिया जाता है। तो देखिए इसमें मूल शब्द है क्षर, जिसका मतलब होता है नष्ट होना। क्या होता है मित्रों, नष्ट होना या समाप्त होना। तो अ लग गया, अ हमारा क्या है, फिर वही बात आप कहोगे उपसर्ग, लेकिन मैं कहता हूं हमारे हिंदी का, माफ कीजिएगा, संस्कृत का अव्यय है। तो ये जब उपसर्ग की तरह काम करता है, आप उपसर्ग कह सकते हैं, ज्यादातर लोग कहते हैं। तो देखिए ये अ प्लस जुड़ गया, तो सर यानी नष्ट होना, समाप्त होना। अ बिना का अर्थ देता है, तो जो समाप्त नहीं होता है, जो नष्ट नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं, अक्षर। आपको पता हो तो ब्रह्म का पर्यायवाची भी है अक्षर। किसका पर्यायवाची है, ब्रह्म का पर्यायवाची है। तो उम्मीद करता हूं मैं आप अक्षर का भी अर्थ आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए अगला जो प्रारूप हमारे सामने आ रहा है, वो आ रहा है कि शब्द किसे कहते हैं। देखिए मित्रों, वर्णों का समूह है, इस पर थोड़ा सा मतभेद है मेरा। पूर्ण रूप से अभी मैं आपको नहीं कह सकता कि क्या होना चाहिए, लेकिन जो एक मेरी उदाहरण है वो मैं आपके सामने रखूंगा। शब्दों की जो हमारे अधिकतर व्याकरण में परिभाषा दी है, वो ये दी है कि वर्णों का सार्थक समूह है, वर्णों का सार्थक समूह है। तो देखिए जैसे कि मैंने लिख दिया क म अल्लाह, ये क्या हो गया, ये हमारा शब्द हो गया। लेकिन देखिए आपको पता हो तो अर्थ के आधार पर जब हम शब्दों का वर्गीकरण करते हैं, तो हमारे सामने दो भेद दिए जाते हैं। पहले परिभाषा समझिए, लिख देता हूं मैं, क्या होगा हमारा, वर्णों के सार्थक समूह को, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। ठीक है मित्रों, वर्णों का समूह होना चाहिए, लेकिन कैसा, सार्थक। सार्थक बोले तो से प्लस अर्थ प्लस अ का प्रत्यय जुड़ा है, इसमें से हमारा उपसर्ग की तरह काम कर रहा है यहाँ पे। तो मतलब जिसका कोई अर्थ हो, अर्थ सहित, से किसका अर्थ देता है, सहित का, अर्थ सहित। तो ये अर्थ दे रहा है ना। अर्थ का मतलब क्या हुआ, अर्थ का मतलब ये हो मित्रों, कोई भी शब्द जब हम सुनते हैं, हमारे कानों में कोई भी ध्वनि पड़ती है, तो उस ध्वनि के हमारे कानों में जाते ही हमारे इस दिमाग में, अवचेतन में कोई ना कोई चित्र बने, कोई ना कोई रेखा चित्र बने, तो इसका मतलब वो अर्थ दे रहा है। जैसे कि मैंने बोला कि वर्ण, तो वर्ण कहते ही मेरे दिमाग में एक चलचित्र बन जाता है, या तो ऐसा बनेगा, या ऐसा बनेगा, या ऐसा बनेगा, कुछ न कुछ बनेगा। तो वो क्या हो गया, वो हमारा अर्थ हो गया। अब मैं आपको जो संशय की बात है, संदेह की बात है, उस पर बात करना चाहूंगा। बात यह है कि परिभाषा क्या है, वर्णों के सार्थक समूह को, और फिर शब्दों का वर्गीकरण कैसे किया गया है। जब हम अर्थ के आधार पर वर्गीकरण करते हैं, दो वर्गीकरण है, एक है सार्थक और दूसरा है निरर्थक। निरर्थक। अब देखिए मित्रों, मेरी परेशानी यह है कि यहां पे क्या लिखा गया है, वर्णों के सार्थक समूह कोई शब्द कहेंगे। जब सार्थक होगा तभी शब्द कहेंगे, अगर जिसका अर्थ नहीं होगा उसे शब्द ही नहीं कहेंगे। तो फिर यहां पर हमारे ये दो भाग कहां से आ जाते हैं, जब अर्थ ही नहीं है तो उसका एक वर्गीकरण कैसे किया जा सकता है। तो मैं ये नहीं कह सकता कि जो मेरा सोचना है वो पूर्ण रूप से सही है। मैं तो ये चाहता हूं कि कोई मुझे इसका उत्तर दे, थोड़ा सा संशय है। मैं ये कहना चाहता हूं कि या तो आप इसको ऐसे मत कहिए, आप ऐसे कहिए कि वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं, या फिर आपका ये निरर्थक वाला भाग यहां से खत्म कीजिए। क्योंकि इसका एक ताजा उदाहरण मैं आपको देता हूं। जैसे कि आप पढ़ेंगे द्वंद्व समास, तो उसमें आप पढ़ेंगे चाय वाय, क्या पढ़ेंगे मित्रों, चाय वाय। अब विद्वान लोग इसे कहते हैं कि ये वाय जो है इसका कोई अर्थ नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं इसका स्पष्ट रूप से अर्थ है। कैसे, समझिएगा इस बात को। जैसे मैंने कहा कि एक कप चाय लाना, तो आप क्या करोगे, सिर्फ और सिर्फ एक कप चाय लाओगे। जैसे मैंने कहा कि एक गिलास पानी दीजिए, तो आप क्या करोगे, सिर्फ एक गिलास पानी दोगे। लेकिन मैंने कह दिया भाई चाय वाय पिलाओ, मेहमान आए घर में, तो इसका मतलब यह है कि आप उन्हें पानी भी पिलाओगे, चाय भी पिलाओगे और नाश्ता भी करवाओगे। तो जब चाय बोला मैंने तो सिर्फ चाय आई थी, लेकिन जब मैंने वाय बोला तो इसका मतलब क्या हुआ, जो नाश्ते का अर्थ है
पानी काटते हैं, वो कौन दे रहा है? यही तो शब्द दे रहा है, तो इसको हम निरर्थक भी नहीं बोल सकते। तो ये जो एक समस्या है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं मोटे रूप से, जो है वो है। चलिए आगे बात करते हैं। तो सार्थक और निरर्थक कैसे कहा जाता है? मूल रूप से जो शब्द की परिभाषा हमारी क्या है वो लिखी गई है, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अब मित्रों बात आती है मूल रूप से वर्णों का वर्गीकरण। वर्ण किसे कहते हैं आप ये समझ गए। जैसे कि देखिए छोटा सा हल्का सा रूप लिख देता हूं मैं कि वर्ण क्या होते हैं। जैसे कि अ, आ, क, च, ये मित्रों क्या हो गए? हमारे वर्ण हो गए। अब देखिए एक संशय जो हमारे सामने आता है कि ये तो मान लेते हैं कि वर्ण है, तो फिर ये क्या है? फिर ये क्या है? इसको क्या कहेंगे? इसको तो जब हमने जो का हलंत है इसको तो हमने क्या कह दिया? वर्ण कह दिया जो स्वर रहित है, और इसको स्वर को भी हमने कह दिया वर्ण। तो फिर ये क्या है? तो ये क्या है मित्रों? एक तरीके से देखिए आप इसको अक्षर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? अक्षर बोल सकते हैं इसको, क्योंकि और ज्यादातर हम इसको वर्ण ही बोलते हैं, क्योंकि इसमें भी क्या होता है, ये एक लिखने का लिपि का रूप हो गया है कि आप इसको लिखते हो जब, या इसको आप शब्दों में प्रयोग करते हो तो इसके साथ में इस ध्वनि का प्रयोग होता है। तो वर्ण भी कहते हैं और इसको आप अक्षर भी कह सकते हो। जैसे कि अक्षर की परिभाषा मैंने अभी आपके सामने रखी थी, मैंने कहा भी था कि वो गलत नहीं है, जो कि क्या होगी हमारी कि भाई एक ही आघात में, एक ही जब वायु हमारे फेफड़ों में इकट्ठी होती है और उस एक ही वायु के साथ में अब जब अनेक ध्वनियों का उच्चारण कर देते हैं तो वो अक्षर हो जाता है। तो इसको आप इस तरीके से प्रयोग में ले सकते हैं। बाकी ये भी एक वर्ण ही है हमारा, क्योंकि इसमें अंतर सिर्फ यही है कि इसके साथ में ध्वनि जुड़ी है, लेकिन शुद्ध रूप से वर्ण पूछा जाए तो हमारा यही है। इससे संबंधित अगर प्रश्न आपके सामने ये आ गया कि इनमें से वर्ण का चयन कीजिए, तो आप किसका चयन करेंगे बताइए। देखिए इसमें ये दोनों तो वर्ण हैं, इनको आप वर्णों में शामिल नहीं करेंगे क्योंकि ये ध्वनियां हैं, एक से अधिक ध्वनि है। अक्सर कहो तो अब मैं मान सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, अक्सर कह सकते हो आप। लेकिन अगर आपसे सेकंड ग्रेड में प्रश्न ये पूछा जाएगा कि वर्ण कौन सा है, तो आपको ये दोनों देखने पड़ेंगे, इनका चयन आपको करना पड़ेगा। बात स्पष्ट है, हमें बात वो करनी है जो परीक्षा में आएगी। चलिए आगे बात करते हैं। अब मित्रों मैं लेता हूं वर्णों का वर्गीकरण। सबसे पहला हमारा है स्वर, और आज हम बात करेंगे स्वर के साथ। शुरू करते हैं, आगे वाली बात आगे करेंगे। मित्रों प्रश्न यह है कि स्वर की परिभाषा, स्वर किसे कहते हैं? परिभाषा जाननी जरूरी नहीं है, लेकिन इसलिए जाननी जरूरी है क्योंकि आजकल के जो प्रश्न हैं वो पूछे जाते हैं विशेषताओं से, कि स्वर की विशेषता बताइए, व्यंजन की विशेषता बताइए। तो विशेषता कहां से मिलेगी हमें? जब हम परिभाषा को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो बात करते हैं स्वर की परिभाषा क्या होगी। तो देखिए मित्रों क्या होता है, जब हमारे फेफड़ों से क्या होता है, फेफड़ों से वायु निकलकर, फेफड़ों से वायु निकलकर मुख्य विवर में बिना बाधा या निर्बाध, कुछ भी लिख सकते हो आप इसको, मैं निर्बाध लिख रहा हूं, आप समझ गए होंगे निर्बाध क्या है। बिना बाधा के या निर्बाध रूप से क्या होता है, जब वायु फेफड़ों से निकल करके या फेफड़ों से वायु निकल करके मुख्य विवर में निर्बाध रूप से चलकर मुख से बाहर निकलती है, मुख से बाहर निकलती है, तो वो क्या होगी हमारी, वो हमारा स्वर होगा। देखिए स्वर की सीधी सीधी विशेषता यह है कि जब हमारे फेफड़ों से वायु निकलती है और वो भी क्या है, मुख विवर में, जो हमारे मुख के अंदर घटक है उनमें बिना बाधा के जब बाहर निकल जाती है। क्या लिखा है मैंने? फेफड़ों से वायु निकलकर मुख विवर में निर्बाध रूप से चलकर, चलेगी कैसे? कहीं भी बाधा नहीं आएगी। जैसे कि देखिए मान लीजिएगा ये हमारा मुख है, ये आप मान लीजिएगा ये हमारा मुख है, रेखा चित्र अच्छा नहीं हो सकता है, तो इसमें से देखिए ये हमारे फेफड़े हैं, ये हमारी क्या हो गई, नलिका हो गई।
यहां से जब वायु यहां से प्रवेश होती हुई यहां से आती है तो यहां से देखिए इनको हम कहते हैं हमारा ये मुख विवर हो गया हमारा। विवर का मतलब क्या हो गया मित्रों, ये जो अंदर का छिद्र है वही। तो इस मुख के विवर में या मुख के घटक कह सकते हो आप, अंदर जो भी घटक हैं जैसे कि कौन कौन से, तालु हो गया, मुर्दा हो गया, या कंठ हो गया, या जीभ हो गया, या ओष्ठ हो गए हमारे, तो इनमें कहीं भी क्या है निर्बाध रूप से, निर्बाध किससे बना मित्रों, निर प्लस बाधा से बना। किससे बना है, निर प्लस बाधा से। निर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है और बाधा इसके साथ में जब जुड़ा है तो क्या हो गया, इसका आ गायब हो चुका है। तो निर्बाध यानी बिना बाधा के। जब ये वायु जो यहां से निकलती है और सीधी यहां से बाहर चली जाती है, क्या होता है, वायु फेफड़ों से होती हुई बिना कहीं रोक टोक के, बिना कहीं रुकावट के सीधी जब मुख के इस छिद्र से बाहर निकल जाती है तो इस वायु को हम क्या नाम देंगे, स्वर नाम देंगे। क्या नाम देंगे मित्रों, स्वर। तो मूल रूप से हमें बात क्या समझ में आई है, निर्बाध। जिन ध्वनियों का उच्चारण हम बिना किसी बाधा के कर देंगे वो हमारे स्वर कहलाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं। इस पर आप विशेष रूप से ध्यान देना क्योंकि मैंने यहाँ पे जोर दिया है कि निर्बाध जब हम किसी ध्वनि का उच्चारण करेंगे और कहीं बाधा नहीं आएगी। देखिए मैं उच्चारण करके उदाहरण देता हूं, जैसे कि देखिए और देखिएगा आप मेरे मुख की स्थिति को देखिएगा, अ आ। अब इसके साथ में देखिए मैं इसका उच्चारण कर रहा हूं, प पा। देखिएगा पहले बोलूंगा अ प आ पा, मतलब जब आप प बोलोगे, जब आप पा बोलोगे तो इसके साथ में आपको क्या करना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, बाधा आएगी। तो जब यदि हम बोलते हैं किसी वर्ण को और उसके बीच में कहीं बाधा आती है तो वो तो है हमारा व्यंजन, और अगर बाधा नहीं आ रही है, बिना बाधा के बिना रोक टोक के किसी वर्ण का जब हम उच्चारण कर लेते हैं तो वो होगा हमारा स्वर। आगे जब हम इसका वर्गीकरण करेंगे तब हम इस पर बात करेंगे, बहुत ही जरूरी है क्योंकि हम हिंदी भाषा का शुद्ध रूप जो है वो पढ़ने जा रहे हैं, जो एक चलता रूप है वो नहीं। देखिएगा अब हमारे स्वर कौन कौन से हैं उस पर बात करते हैं। देखिएगा चलिए गिनती करते हैं पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ये कैसे हो सकता है, स्वरों की संख्या कितनी होनी चाहिए हमारी, 11। जो मानक रूप देखा हमें वो 11 ही है और प्रचलित रूप भी है 11। तो स्वरों की संख्या अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो कितनी होगी, 11। तो यहाँ पे गिनती कितनी आ रही है, 12। अभी उस पर बात करते हैं। देखिए मैंने अभी अभी आपको बताया था कि स्वर की परिभाषा क्या होती है, फेफड़ों से वायु निकलेगी और बिना बाधा के जब बाहर निकलेगी तो ही वो स्वर होगा। अगर कहीं बाधा आ जाती है तो इसका मतलब वो स्वर नहीं रहा है, वो अशुद्ध हो चुका है, वो व्यंजन बन चुका है। तो देखिए बात करते हैं, तो ये जो हमारे सामने स्वरूप दिया गया है उसमें से देखिए इस पर तो पहले ही बात कर लेते हैं हम। ये जो अ दिया गया है हमारा अंग्रेजी से लिया गया है, अब हमारे हिंदी में स्पष्ट रूप से प्रयुक्त होता है और हमारे हिंदी का भी स्वर ये बन चुका है। इसका एक जो नाम है वो हम ऐसे दे सकते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं गृहीत। क्या कहते हैं मित्रों, गृहीत। इस शब्द का देखिए थोड़ा सा वर्गीकरण, थोड़ा सा स्पष्टीकरण मैं आपके सामने दे देता हूं। ये शब्द है ग्रह। क्या शब्द है मित्रों, ग्रह। और इसी से बना हमारा ग्रहण, ग्रह प्लस अन प्रत्यय लगता है और नय में हो जाता है, मूर्धन्यकरण हो जाता है रेखा न का। तो देखिए ग्रह में क्या जुड़ा, ईट प्रत्यय जुड़ा। क्या जुड़ा मित्रों, ईट प्रत्यय। तो जब किसी शब्द के साथ में ईट प्रत्यय जुड़ता है और इधर र होता है तो ये र किस में तब्दील हो जाता है,
री में तब्दील हो जाता है। शब्द शुद्धि का प्रश्न है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ग्रह शब्द है, इसके साथ में ईट प्रत्यय जुड़ रहा है, यदि कोई भी शब्द है उसके साथ में ईट प्रत्यय जुड़ रहा है और इधर शब्द के भीतर में कहीं रह होगा तो वो रह किस में तब्दील हो जाएगा, री में तब्दील हो जाएगा। किस में हो जाएगा मित्रों, री में हो जाएगा। तो ग्रह ईत और इससे बना है ग्रहित, मतलब ग्रहण किया हुआ। ये अंग्रेजी भाषा का था और हमने इसको ग्रहण किया है, इसीलिए इसका नाम है ग्रहित स्वर। प्रश्न आपसे ये पूछा जाएगा कि निम्न में से ग्रहित स्वर कौन सा है वो बताइए। 4 विकल्प दे दिए, जैसे कि मैंने अ, आ, री और ओ। तो इनमें से देखिए ग्रहित कौन सा है हमारा, वो है औ। कौन सी भाषा से लिया गया है, अंग्रेजी भाषा से। चलिए आगे बात करते हैं। अब जो दूसरा गोला मैंने लगाया मित्रों, वो लगाया है री पर। किस पर लगाया है, री पर। वो इसीलिए लगाया है क्योंकि देखिए वर्तमान में जब तक इसका समाधान नहीं हो जाता तब तक आपसे जो अगर प्रश्न आता है री से संबंधित, अगर स्वर माना जाए इसे, तो आप भी मान लीजिएगा और नंबर ले लीजिएगा। लेकिन जब हम देखिए, मैं आधार पुस्तकें बता रहा हूं इसके माध्यम के लिए, उदय नारायण तिवारी और भोलानाथ तिवारी, आप स्पष्ट रूप से उनको पढ़ सकते हो और आपको मिल जाएगा कि ये जो री है वो हमारी पाली भाषा में आज से 2500 वर्ष पूर्व, 2500 ईस्वी पूर्व, आज से 2500 वर्ष पूर्व ही क्या हो गया था मित्रों, 500 ईस्वी पूर्व जो था हमारा 2500 ईस्वी, 2500 साल हो चुके मित्रों। ये हमारा पाली भाषा में ही री जो है अशुद्ध हो गया था, और अशुद्ध हो गया तो इसे अब स्वर कैसे कहेंगे, क्योंकि देखिए आप री का उच्चारण करिए। री, री जब हम बोलते हैं तो देखिए हमारी जीभ जो है ऊपर स्पर्श कर रही है स्पष्ट रूप से। एक बोलिए आप ई, एक बोलिए आप ई, ई, अब बोलिए आप री। देखिए जीभ आपकी स्पर्श कर रही है। अगर स्पर्श कर रही है तो हमने स्वर की परिभाषा क्या पढ़ी, किसी भी किताब को उठाइए उसके स्वर की परिभाषा देखिए। स्वर की परिभाषा आपको यह मिलेगी कि जहां कहीं भी जिस ध्वनि को बोलेंगे तो बाधा नहीं होनी चाहिए, तो बाधा नहीं होगी तो वो स्वर होगा। अब री को आप बोलिए, जिद नहीं है मित्रों, समझने की प्रक्रिया है, समझना है हमें। अगर कहीं बाधा हो रही है, अगर आप इसको बिना बाधा के बोल सकते हो तो आप इसे स्वर मानो, और अगर नहीं बोल सकते हो तो आपको भी भोलानाथ तिवारी और उदय नारायण तिवारी की तरह इसको क्या मानना पड़ेगा, री को अशुद्ध मानना पड़ेगा। और इसका उच्चारण अब हमने जो किया है वो ऐसे कर लिया है, रे प्लस ई, और इसका उच्चारण हम करते हैं री। देखिए आप ऋषि बोल करके देख लीजिए, ऋषि, आपकी जीभ देखिए पहले स्पर्श हो रही है ऊपर, तो जब स्पर्श हो रही है तो बाधा हो रही है ना। ई बोलिए, देखिए ई, ई बोलिए, ये रहा हमारा, देखिए ये हमारा तंत्र। ई बोलिए, ये जा रही जीभ यहाँ, ई स्पर्श नहीं हो रही है। लेकिन री बोलिए, देखिए ये री, ये यहाँ स्पर्श हो रही है ना। तो जब स्पर्श हो रही है तो ये स्वर कैसे हो गया, अशुद्ध है। किताबें, आधार किताब बता दी मैंने आपको, भोलानाथ तिवारी में देख लीजिए आप, उदय नारायण तिवारी में देख लीजिए आप, हार्दिक बहारी में भी देख लीजिएगा, तो ये आपको वहां पे भी अशुद्ध मिलेगा। लेकिन अगर परीक्षा में अभी भी आपको पूछा जाता हो, पेपर सेटर की मर्जी है, अगर वो दे रहा है तो आप उसको उस समय री स्वर मानो तो मान लेना, और नंबर जो मिले हमें परीक्षा में ले लेना है। ठीक है मित्रों, चलिए आगे बात करते हैं। तो मुख्य रूप से जो हमारे स्वर है वो 11 हैं, और री हमारा अशुद्ध स्वर है, और औ जो हमारा ग्रहित स्वर है। प्रश्न जो बनता है उसके आधार पर बता देता हूं आपको, और फिर भी अगर स्वर में पूछा जाए तो आप इसको स्वर मान लेना, और हमें पहले नंबर लेना है, उसके बाद में समझ काम आएगी। जब आप नंबर ही नहीं आएंगे तो समझ किस काम की, घर पे पड़ी रह जाएगी हमारी। तो समझ को विकसित करने के लिए पहले जरूरी है कि हम नंबर लें। चलिए अब हम बात करते हैं स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण, दो आधार पर। वर्णों का जो वर्गीकरण है वो हमने दो आधार पर किया है, वो चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो। देखिए पहला जो है वर्गीकरण वो है प्रयत्न के आधार पर, प्रयत्न के आधार पर। और दूसरा जो है हमारा वो है उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर। आज मित्रों जो हम लेने वाले हैं वो है दूसरा भाग, उच्चारण स्थान। प्रयत्न के आधार पर अगर समय रहेगा तो लेंगे, वरना देखेंगे। तो सबसे पहला जो भाग ले रहे हैं हम वो ले रहे हैं उच्चारण स्थान के आधार पर। इससे पहले देखिए दो रेखा चित्र बना रहा हूं मैं, उन पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा। पूरा हिंदी व्याकरण जो हम पढ़ेंगे, इस विशेष बिंदु को पढ़ेंगे तो विशेष रूप से हमारे काम आएगा।
देखिए दो डायग्राम बना रहा हूं मैं, रेखा चित्र बना रहा हूं, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिएगा, इसको थोड़ा सा गौर से देखिएगा। कम से कम आपको, अगर आप हिंदी भाषा में रुचि रखते हैं तो कम से कम आपको ये 5 बार बनाना पड़ेगा अपने हाथ से, और इसका बार बार अभ्यास करना पड़ेगा, इसको यहाँ पे छापना पड़ेगा आपको। दूसरा डायग्राम देखिए, ये है। इसमें से देखिए मित्रों क्या होता है, ये लेते हैं हम, ये हमारा कहां से लिया गया बता दूं आपको मैं, मेरा बनाया हुआ नहीं है, मेरा कोई गढ़ा हुआ नहीं है। ये आप जाओगे जब उदय नारायण तिवारी की किताब में और भोलानाथ तिवारी की किताब में, तो वो आपको वहां पे मिल जाएगा। ये हमारे जो पूर्व व्याकरण थे उन्होंने ये विशेषता हमारे लिए बनाई है कि आप देख सकते हो। ये क्या है मित्रों, ये स्वरों का वर्गीकरण है। किस आधार पे, मुख के अंदर जीभ की स्थिति कैसी रहती है, जीभ कैसे हलचल करती है, उसी के आधार पर ये डायग्राम बनाया गया है, रेखा चित्र बनाया गया है, जो हमें स्वरों के वर्गीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करवाएगा। देखिए इसके अंदर कौन कौन से स्वर कहां कहां आएंगे वो मैं एक बार यहां पे लिख रहा हूं। ये देखिए आपका ई, और ये है ई, ये है आपका उ, और ये है उ, ये है ए, ये है ओ, ये है आई, ये है औ। ध्यान रखिएगा एक बात मित्रों, ये हिंदी के आधार पर बना रहा हूं मैं, इसलिए इसमें री का स्थान नहीं है, क्योंकि री जो है हमारा अशुद्ध है और ये संस्कृत में स्वर था। री के दो भाग थे, आपको पता ही है, ह्रस्व और दीर्घ, वो संस्कृत में थे, हिंदी में भी इसका उच्चारण स्थान अशुद्ध हो चुका है। अब देखिए अगला, ये हमारा अ, ये हमारा आ, और ये जो हम औ बोलते हैं, ये आ और औ के बीच में से बोलते हैं यहां से, तो यहां मैं इसको लिख देता हूं औ। इस डायग्राम को आप देखिएगा। अगर आपको री के बारे में फिर भी संदेह है और आप इसको बार बार रखना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूं, जहां रहेगी ई वहां मिलेगी री। क्या है, जहां रहेगी ई वहां मिलेगी री। अब आपको सीधा सा पता चल गया है कि जहां कहीं भी ई है वहां पे आप री को रख देना, आपका उत्तर सही होगा। मैं री को बार बार नहीं लिखूंगा, आपको पता हो जाना चाहिए। तो री लिखना चाहो तो आप यहां लिख देना। आगे भी जब वर्गीकरण करेंगे हम तो उसमें भी आपको जहां कहीं भी री चाहिए तो आप कहां रखोगे, जहां रहेगी ई वहां मिलेगी री। देखिए ये वर्गीकरण देखिए आप, इस डायग्राम को आप अच्छे से याद कीजिएगा, सेट कीजिएगा दिमाग में, इसको फीड करना हमें, जोड़ना है, अंदर रक्षित करना है। अब ये ऐसा क्यों बनाया गया, ऐसा ही क्यों बनाया, इस ए को यहां पे भी तो लिख सकता लिखने वाला, यहां पे भी तो लिख सकता, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि जीभ ने कैसा काम किया, जब हमने इनको बोला तो जीभ कहां गई, उसके आधार पर बनाया गया है। देखिए इसके आधार पर मैं आपको समझा रहा हूं, समझाने की कोशिश करता हूं। ये वायु यहां से निकलती है हमारी, ये हमारी जीभ है। जब आप देखिए बोलोगे अ, बोलिए अ, बोलना तो पड़ेगा, पागल बनना पड़ेगा, बार बार करना पड़ेगा, आ ई, पागल तो बनना पड़ेगा। जब आप पागल बनोगे किसी विषय के प्रति तो ही वो विषय आपके अंदर आएगा। जब हम उससे प्रेम करेंगे तो वो हमसे प्रेम करेगा। तो पागल तो बनना पड़ेगा, दुनिया तो कहेगी पागल, तभी आप थोड़े से सफलता की ओर अग्रसर होंगे। तो देखिए जीभ कहाँ है, जीभ ऐसे पढ़िए, जीभ कहीं हलचल नहीं कर रही है, ये देखिए यहाँ है तो इसीलिए हमने इसको रखा। ये जीभ की स्थिति है जो बीच की स्थिति है, मतलब जीभ बीच में रहती है, कहीं नहीं जाती, ना आगे जाती है ना पीछे जाती है, इसीलिए इसको हमने बीच में रख दिया। हमने नहीं रखा है, पूर्व हमारे जो व्याकरण थे उन्होंने रखा है, तो इसीलिए यहाँ पे अ को यहाँ स्थान मिला। अब देखिए बोलिए अ के बाद में अ आ, ये देखिए जवाड़ा जो है हमारा, जवाड़ा किसे कहते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। आपको बता दो ये हमारा ऊपर वाला हिस्सा नहीं हिलता है, ये जो नीचे वाला हिस्सा है ये हिलता है। देखिएगा आ, ऊपर वाला नहीं हिलता, नीचे वाला हिलता है, ध्यान रखना इस बात का। तो ये नीचे वाला उसे जवाड़ा कहते हैं। ये क्या है, जवाड़ा जब अंदर की तरफ खिंचता है, आप बोलते हैं तो आ अंदर जाती है जीभ से खिंचती हुई, तो आ का उच्चारण कहां से हो रहा है, यहाँ से, कंठ से हो रहा है, यहाँ से। तो जीभ जो है थोड़ी सी ऐसे यहाँ सिकुड़ जाती है जब हम आ का उच्चारण करते हैं, आ देखिएगा थोड़ी सी सिकुड़ती है तो उच्चारण होता है आ। अब देखिए अ के तुरंत बाद किसी भी स्वर का या व्यंजन का आपको उच्चारण शुद्ध सीखना है तो उससे पहले कोई दूसरा वर्ण बोलिए जिसका उच्चारण स्थान दूसरा है, फिर उसको बोलिए, तब आपको पता चलेगा। तो पहले बोलिए अ, अब उसके बाद में बोलिए ई। अब देखिए जीभ की क्या स्थिति,
अ ई, ये देखिए जीभ आपकी यहां जा रही, इधर ई, अ ई, अ में देखिए जीभ यहाँ ई, अ ई, तो ये इधर जा रही है ना। तो ये जो डायग्राम है वो ऐसे ही बनाया गया मित्रों, इसको देखिए आप ऐसे कर लीजिए भले, ये ऐसे, ये हमारा मुख्य चित्र बन गया और इसी के आधार पर इसको बनाया गया है। तो देखिए ये यहाँ से ई और ई यहाँ से उच्चरित हुई, उसी प्रकार से देखिए उ उ, जीभ देखिए पीछे खींची जा रही है, इसी प्रकार से आगे वाले बने हैं। ज्यादा समय में इस पर नहीं लूंगा, आगे हम बात इस पर करते रहेंगे। अब दूसरा डायग्राम है हमारा ये क्या है मित्रों, ये है हमारा उच्चारण स्थान, जो आपको देखना है कौन कौन से उच्चारण स्थान होते हैं हमारे, कहां कहां से होते हैं। सबसे पहला देखिए मित्रों, यहां लिया मैंने, वो है कंठ। क्या है मित्रों, कंठ। अब तुरंत कंठ के ऊपर जो यहां है वो है कोमल तालु। क्या है मित्रों, कोमल तालु। दो उच्चारण स्थान हो चुके हैं। तीसरा जो यहाँ पे एक घंटी होती है, आपको पता हो तो हमारे अंदर एक घंटी है, यहाँ पे अंदर लटकी हुई है, उस घंटी को क्या कहते हैं, उस घंटी को हम कहते हैं काकल्य। आप लिख लीजिएगा इसको, क्या कहते हैं मित्रों, काकल्य। इसका दूसरा नाम है अलिजिह्वा। क्या नाम है, अलिजिह्वा। ये जब हम व्यंजन पढ़ेंगे उस समय पढ़ेंगे, उच्चारण स्थान में आपको बता देता हूं। 1 2 3 क्या क्या है, कंठ, कोमल तालु, काकल्य या अलिजिह्वा। यहां पर जो है वो है मूर्धा। मूर्धा का मतलब होता है मित्रों ऊपर उठा हुआ या ऊपर, तो ऊपर का जो भाग है वो मूर्धा कहलाता है। कई विद्वानों का मैंने देखा है कि वो मूर्धा को यहाँ पे बता रहे हैं, ये थोड़ा सा मेरे समझ से बाहर है कि कैसे हो रहा है। तो जो हमारा स्पष्ट वर्गीकरण है वो मूर्धा कहाँ है, यहाँ पे मिलेगी आपको। ये जो भाग है हमारा, ये जो भाग है ये क्या कहलाता है, ये मूर्धा कहलाता है। ऊपर का जो भाग है वो मूर्धा कहलाता है ये, और यहीं से वापस इधर से शुरू हो जाता है ये। इसका देखिए कोण बनाइए आप, ये और ये, तो ये वाला भाग है ये तो मूर्धा कहलाएगा, और ये वाला भाग जो है ये वाला, ये कहलाएगा आपका तालु। क्या कहलाएगा मित्रों, तालु। अब इसके बाद में देखिए आप यहाँ पे देखेंगे ये हमारे दांत हैं, इन दांतों के ऊपर देखिए यहाँ लाइन है, अंदर ब्रेकर बना हुआ है, छोटे छोटे लाइन है, छोटे छोटे ब्रेकर है। तो इन ब्रेकर पे जब आप देखोगे तो इनका जो नाम है वो क्या है, मसूड़ा। क्या नाम है मित्रों, मसूड़ा। और इसी को हम कहते हैं, दूसरा नाम जो इसका है वो है वृक्ष। क्या नाम है, वृक्ष। वर्तस्य नहीं पढ़ना, इसमें गलत उच्चारण, वर्तस्य नहीं पढ़ना, तय पूरा नहीं, इसमें क्या है, स्वर रहित है। आधा बोलूं तो आप दिक्कत कर सकते हो, हालांकि समझने पर निर्भर है, भाषा समझने पर है, किसी की गुलाम नहीं है। आधा बोलने पर कोई नुकसान नहीं हो जाएगा, पत्थर नहीं गिर जाएगा, समझ में आना चाहिए। अब कई लोग आपत्ति उठाते हैं आधा क्यों बोलते हैं, उसको आधा बोलना मान हानि है, हो सकती है, मेरे नजर में नहीं है। देखिए ये स्वर रहित है, मतलब इसमें स्वर नहीं है। अगर आधा कहूं आप समझो तो मैं उसको आधा कह सकता हूं सहज। देखिए इससे पढ़ेंगे हम व र त स ये, वृक्ष से। क्या पढ़ेंगे मित्रों, वृक्ष से या मसूड़ा, ये हो गया। अब इसके बाद में यहाँ पे हमारे दांत, इनको बोलते हैं हम दंते। क्या बोलते हैं, दंते। और यहाँ पे हमारे ये ओठ, इसको बोलेंगे हम ओष्ठ। तो कितने उच्चारण स्थान हो गए मित्रों, देखिएगा। नंबर 1 कंठ, नंबर 2 कोमल तालु, नंबर 3 काकल या अलिजिह्वा, नंबर 4 मूर्धा, नंबर 5 तालु, नंबर 6 मसूड़ा या वृक्ष से, और नंबर 7 दंते, और नंबर 8 ओष्ठी। अब देखिए इनका जो सीधा साधा वर्गीकरण है वो मैं आपके सामने रख देता हूं, इसका आप एक स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं। देखिएगा मित्रों ये दोनों डायग्राम हमारे बहुत ही ज्यादा काम आने वाले हैं। अब देखिए सीधा साधा जो हमारे स्वरों का वर्गीकरण है वो यहाँ पे आप देख लीजिएगा। इस प्रकार से हमारा वर्गीकरण रहेगा जी। तो देखिएगा ये जो है हमारे अ और आ, संस्कृत में इनको कहते हैं कंठ। क्या कहते हैं मित्रों, कंठ। लेकिन हिंदी में इन दोनों का और इस औ का, तीनों का उच्चारण है हमारा
कोमल तालु। क्या है मित्रों? कोमल तालु या कोमल तालव्य। ध्यान रखना इस बात को, यदि परीक्षा में आपके सामने आता है कि कंठ का अ का उच्चारण स्थान बताइए, और यदि विकल्प में कोमल तालु आता ही नहीं है तो आप कंठ को सही कर लेना, और यदि कंठ और कोमल तालु दोनों आते हैं तो आपको सही कौन सा करना है? कोमल तालु करना है। हिंदी में अ और आ का उच्चारण स्थान क्या है? कोमल तालु है। क्या है मित्रों? कोमल तालु है। क्या है मित्रों? कोमल तालु। और ये जो ओ है ये भी हमारा कोमल तालु है। संस्कृत में इन दोनों को कंठ में माना गया है, लेकिन हिंदी में कोमल तालु। अब अगला है हमारा ई और ई। इनको क्या मानते हैं हम? तालु। उ और उ